श्री गणेशा नमो नमः। जय माता दी। यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर एग्ज़ाम 2023 यूनिट 8 नाटक देखेंगे। शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य, और उसके बाद देखेंगे महाभोज मन्नू भंडारी का। एक और द्रोणाचार्य 1976-77 ठीक है सन है। इसके दो भाग हैं। यह नाटक पौराणिक कथा महाभारत के माध्यम से आज की शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को रेखांकित करता हुआ इसे प्राचीन परंपरा से जोड़ता है। इसके पुरुष पात्र देख लेते हैं। पहले पात्र देख लेते हैं पुरुष वाले। यदु है, अरविंद है, प्रिंसिपल चंदू, विमलेंदु, द्रोणाचार्य, अर्जुन, प्रेसिडेंट अश्वत्थामा। ठीक है। स्त्री में देख लेते हैं लीला, कृपी, अनुरुद्धाचार्य। कृपी हैं ये उनकी द्रोणाचार्य की वाइफ है, मतलब पत्नी है। ठीक है। पूर्वार्ध देख लेते हैं। मैं सोचता ही नहीं, यदु अरविंद से कहते हैं मैं सोचता ही नहीं, सोचने से फ़ायदा, लेकिन तुम हो ना मिडिल क्लास के आदमी, हर छोटे सवाल को ग्लोरीफाई करोगे, हाहाकार मचाओगे, तुम्हें पूछता कौन है। अरविंद लीला से कहता है आप किससे डरो लीला, कॉलेज को दुकान की तरह चलाने वाले उस प्रेसिडेंट से, अंगूठा छाप कमेटी मेंबरों से, चुगली खाने वाले और सहयोगियों से, उस लिजे बेहूदी प्रिंसिपल से, विद्यार्थियों से क्या पूरी उम्र डरते ही रहना होगा। फिर अरविंद लीला से कहते हैं इसलिए तो कहता हूँ नौकरी करनी है तो कान बंद कर लो, अच्छा आंखें मूंद लो, मुंह खुला रखो बोलने के लिए नहीं, रोटी खाने के लिए। जल्लाद से भी कहीं अविरोध किया जा सकता है, मुझे तो सुबह से शाम तक गाली देता है, गला गधा और उल्लू का पट्टा कहता है, पर क्या करूं, सुनता हूं, सुनूंगा नहीं तो जाऊंगा कहाँ, नौकरी जो करनी है। प्रिंसिपल लीला से कहते हैं वैसे भी कौन तैयार होता है, अब तुम ही बताओ, क्या मैं खुशी से नालायक कहलाता हूँ? पर कहलाता हूँ नालायक, कहलाने के बाद भी खुशी जाहिर करता हूँ, नौकरी जो करनी है। प्रिंसिपल लीला से कहते हैं हाँ, यह हुई दुनिया की बात, केवल औरत ही मर्द को समझा सकती है। वाह, केवल औरत ही मर्द को समझा सकती है, कहो उससे नौकरी करना सीखे। अब अपनी तारीफ अपने मुंह क्या करूँ, 30 साल नौकरी की है, पूरे 30 साल। पूछ सकता है कितने साल प्रिंसिपल ने नौकरी की है, 30 साल। चुंगी नोकों के मुहर्रे से बढ़ता प्रिंसिपल हो गया। लड़ता तो क्या बनता, लड़ो मत, झुको, सोचो मत, मानो, समझो तो समझना। क्यों? अब चंदू अरविंद से कहते हैं क्योंकि लोग अक्सर ठीक मौके पर बदल जाते हैं। ठीक है। चंदू अरविंद लीला से कहते हैं बदतमीजी और धमकी की भाषा समझी जाती है अब। विमलेंदु अरविंद से कहते हैं मृत्यु ने उतार कर रख दिया, चेहरे केवल जिंदा रहने के बदले जा सकते, 1 2 10 100 पर मृत्यु चेहरा हमेशा उतार कर रख देती है। अच्छा। विमलेंदु अरविंद से कहते हैं तुम्हारे मन की अंधेरी गलियों से बहुत अंधेरा है, वहाँ सीलन भरी हजारों सुरंगें और तहखाने हैं, वहाँ कितना कचरा जमा कर रखा है तुमने, मुझे भी बड़ी मुश्किल से रास्ता मिला। विमलेंदु अरविंद से कहते हैं बेवकूफ़, बलिदान शब्द वापस ले, मैं तुम्हारे क्लासरूम में बैठा फर्स्ट ईयर का लौंडा नहीं हूँ जो वजनी शब्दों के माया दर्पण से अपना चेहरा झांकने लगो, मैं शब्दों से परे हूँ, चेहरों से परे हूँ। विमलेंदु अरविंद से कहता है जिंदा होना इसलिए, मरो तो पता चलेगा जीवन क्या है। अच्छा। विमलेंदु अरविंद से कहते हैं साले मिडिल क्लास के आदमी, अपनी हर बात समस्या को ग्लोरीफाई करोगे, और ना समझ मेरी बीवी साल भर से नौकरी की तलाश दर भर भटक रही, सब आश्वासन देते, नौकरी कोई नहीं देता, सब बकवास है। कृपी द्रोणाचार्य से कहते हैं आंचल छूटने के बाद कभी दूध पिया होता तो याद रहता दूध का स्वाद, दूध के नाम पर जहर देती तो भी पी लेता। द्रोणाचार्य कृपी से कहते हैं मैं अब ऐसी पीढ़ी तैयार करूंगा जो केवल युद्ध की भाषा बोलेगी। द्रोणाचार्य अर्जुन से कहते हैं लेकिन मनुष्य का जन्म हमेशा एक अनचाही व्यवस्था में होता है, तो मैं क्या करूं।
द्रोणाचार्य अर्जुन से कहते हैं, जो व्यवस्था तोड़ी नहीं जा सकती उसमें विश्वास करके ही जिया जा सकता है। द्रोणाचार्य अर्जुन से कहते हैं, जो व्यवस्था तोड़ी नहीं जा सकती उसमें विश्वास करके ही जिया जा सकता है। धर्म। द्रोणाचार्य अर्जुन से कहते हैं, धर्म की व्यवस्था के लिए जानते नहीं शूद्रों और वासियों को धर्म विद्या की शिक्षा नहीं दी जा सकती। द्रोणाचार्य अर्जुन से कहते हैं, एकलव्य का अंगूठा बने रहने का अर्थ समझते हो? धनुर्विद्या पर उसका अधिकार हो जाना, धीरे धीरे उसकी जाति का अधिकार हो जाएगा। अच्छा। द्रोणाचार्य अर्जुन से कहते हैं, वह सिद्ध करना चाहता था कि वह मेरी सहायता के बिना भी महान धनुर्धर बन सकता था। कल इतिहास मेरी अपूर्णता पर हंसता है। और क्या है? अर्जुन द्रोणाचार्य से कहते हैं, क्योंकि मैं संसार के सबसे बड़े धनुर्धर को अपनी आंखों से देख चुका हूँ। भविष्य में जब कभी मुझे कोई संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर कहेगा तो उस समय एकलव्य का खून से सना हुआ पंजा मेरा मजाक अंगूठा मतलब मजाक उड़ाएगा। गुरुदेव में अपनी अपराध भावना का कभी नहीं जीत सकूंगा। उत्तरार्ध देख लेते हैं। प्रेसिडेंट अरविंद से कहते हैं, आप नहीं जानते अपराध की सार्वजनिक तौर पर स्वीकृत राजनीतिक में आत्महत्या कहलाती है। अनुराधा अरविंद से कहती हैं, सभी पुरुष नामर्द नहीं हो गए हैं सर, मुझे अपनाने वाला भी कोई है, उसका प्रेम मुझे लड़ने की ताकत देगा। और अरविंद लीला से कहते हैं, कह तो रहा हूँ आत्मज्ञान हो गया मुझे अपने क्षुद्र होने का आत्मज्ञान, सड़े हुए आटे में बिलबिलाने वाला कीड़ा होने का आत्मज्ञान। प्रेसिडेंट के फ़ोन ने मुझे अपनी तस्वीर दिखा दी, समझौते के फंदे पर अपने आप को 2500 बार लटकाने वाला मैं, दूसरों की नकाब उतारने की कोशिश में खुद नंगा हो जाने वाला मैं, मुझ पर थूको। अरविंद लीला से कहता है, मुझे क्या हो सकता है, मैं चमड़ी अब गेंडे की तरह मोटी हो गई है। मैं जानता हूँ कि सड़े गले मकान का मलबा गिरने वाला फिर भी आंखें मूंदकर अपनी रोटी खा रहा है। और विमलेंदु अरविंद से कहते हैं, आत्मा क्या चीज़ होती है? केवल शरीर सत्य है, केवल आत्मा सब बकवास है। विमलेंदु अरविंद से कहता है। विमलेंदु अरविंद से कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रायश्चित ही करना है तो तुम भी आत्महत्या करो, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं। स्त्री का अपमान कोई नहीं बात नहीं है, वह तो होता ही रहा है। क्या तुम्हारा द्रोणाचार्य कौरवों की दास्ता छोड़कर चला गया? क्या उसने तलवार उठाई? मेरा नाटक याद क्यों नहीं करते? द्रौपदी का सार्वजनिक रूप से अपमान हुआ, द्रोणाचार्य वहीं खड़ा था, वह चुप क्यों रहा? बोलो, चुप क्यों रहा? याद करो मेरा नाटक, याद करो। अश्वत्थामा कृपि से कहते, वही मैं भी सोच रहा हूँ, मेरे संस्कारों में ऐसी क्या गड़बड़ी थी जो मेरा खून गर्म नहीं हुआ, मेरे शब्द पुकार कर खड़े नहीं हुए? बताओ माँ, ऐसा क्यों नहीं हुआ? कहाँ गड़बड़ी है मेरे संस्कारों में? अश्वत्थामा कृपि से, तुम उत्तर क्यों नहीं देती? रजस्वाला एक अवस्था द्रौपदी को दरबार में नंगा किया जा रहा था, फिर भी मैं चुप बैठा रहा। आकाश के टुकड़े टुकड़े कर देने वाली मर्म बेधी आवाज़ से वह पुरुष जाति पुकार रही थी, उसके बाद भी चुप रहा। बताओ ऐसा क्यों हुआ? तो अश्वत्थामा कृपि से बोलते हैं। अश्वत्थामा कृपि से फिर कहते हैं, माँ, तुमने मुझे बचपन से विरोध करना क्यों नहीं सिखाया? अन्याय अत्याचार को देखते हुए अन्याय की गर्दन तोड़ देने की शिक्षा क्यों नहीं दी? अश्वत्थामा द्रोणाचार्य से कहते हैं, उसने कहा था, आचार्य आप तो पांडवों के रक्त संबंधी है, न कौरवों के। आप आचार्य हैं दोनों के, क्या दुर्योधन आपका कहना नहीं मानेगा? आपको तो सत्ता का मोह नहीं, क्या आप अपने शिष्यों की पत्नी को सार्वजनिक रूप से अपमानित होते देख सकते हैं? उठाइए अपना धनुष, आप चुप रहे क्यों? कृपि द्रोणाचार्य से कहती है, आप अपना नपुंसक आचरण ढकने के लिए मुझ पर आरोप लगाते हुए तुम्हें थोड़ी भी लज्जा नहीं आती? मैं पूछती हूँ, तुम्हारा आचार्य तत्व कहाँ मर गया? वह क्या केवल एकलव्य का अंगूठा कटवाने या सूत पुत्र कहकर कर्ण की अवहेलना तक करने तक सीमित था? तुमने अपने शिष्यों को रोका क्यों नहीं? क्या तुम्हारा उन पर कोई नैतिक अधिकार नहीं था? कृपि अश्वत्थामा से कहती है, तेरा अध्यात्म चिंतन ब्रह्म ज्ञान सब ढोंग है। कहता क्यों नहीं कि द्रौपदी का खुला शरीर देखने की लालसा तुझे सता रही थी? कृपि द्रोणाचार्य से, बहुत होता, कौरव मिलकर तुम दोनों पर हमला करते हैं, जितनी आज हूँ। द्रोणाचार्य से कहते हैं, वही दिन था, उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई, प्रतिशोध ने विवेक को जीता। उस दिन तुमने मुझे भड़काया,
तुमने मुझे भड़काया, उस दिन तुमने मुझे राजकीय अन्न की दास्तां में ढकेला। और फिर इसके बाद है द्रोणाचार्य अश्वत्थामा से कहते हैं, और उस राजकीय अन्न की दास्तां से मेरा विवेक खरीदा, मेरी न्याय बुद्धि खरीदी, मुझे एकलव्य का अंगूठा काटना पड़ा, मुझे कर जैसे होनहार विद्यार्थी को व्यवस्था की आड़ में लेकर ठुकराना पड़ा। पक्षपात शुद्धता ने मेरा इज्जत छीन लिया। अश्वत्थामा उस समझौते ने मुझे कभी सही आदमी नहीं बनने दिया। तब मैं सही आदमियों का कहाँ से निर्माण करता। द्रोणाचार्य कृपी से कहते हैं, उस दास्तां ने मुझे सुरक्षा दी, झूठी प्रतिष्ठा दी, सुविधाओं ने मेरी धार भोंथरी कर दी, मेरे भीतर ने उसे आदमी का जगाया जो बदला लेता है, जो अपने अहंकार को संसार में बड़ा मानता है। द्रुपद से बदला लेने के लिए मैंने अपने विद्यार्थियों को युद्ध का उन्माद दिया, उनका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए किया। कृपी में हर दिन छोटा आदमी होता गया। द्रोणाचार्य अश्वत्थामा से कहते हैं, अश्वत्थामा मुझे जलता हुआ भविष्य दिखाई दे रहा है, मुझे दिशाओं का बहरा बनाने वाला युद्ध का कोलाहल सुनाई दे रहा है, मुझे अपने विद्यार्थियों के सौ दिखाई दे रहे हैं, अपने दारिद्र्य से बदला लेने की मेरी हिंसक भावना मुझे भी ग्रस्त रही है। द्रोणाचार्य युधिष्ठिर से, ठीक किया तुमने, मैं इसी का पात्र था। सत्य और न्याय का पक्ष जानते हुए भी मैं उसके विरोध में लड़ा, अपने ही शिष्यों के विरुद्ध राज्य की अन्य की दास्तां समझौते का चरित्र। ठीक किया तुमने, इस समय तुम्हारा झूठ बोलना ही धर्म। युधिष्ठिर, तुम सच भी बोलते तो क्या किया, झूठ बोलता। अच्छा किया तुमने। द्रोणाचार्य युधिष्ठिर से, ठीक। अब पढ़ते हैं अंजू दीदी नाटक, थोड़ा सा इसमें है, एक्सप्लेन वाला दूसरी बुक से बताएंगे, ठीक है। ये फैक्ट दिए इसमें। इसका प्रकाशन 1955 है। उपेंद्र नाथ इसका नाटक है अंजू दीदी। उच्च मध्यम के खोखले संस्कारों का प्रतिनिधित्व करते हुए इस नाटक के प्रमुख पात्र अंजू दीदी हैं। एक बेहद यांत्रिक महिला है। यह यांत्रिकता उसके जीवन को खत्म कर देती है। इस नाटक में जीवन के एकाकीपन तथा उससे उपजी विसंगतियों का चित्रण किया गया है। इसके पात्र देख लेते हैं। पुरुष पात्र वकील साहब श्रीपत राज नीरज, ठीक है। और स्त्री पर अंजू दीदी अनिमा मुन्नी, ठीक है। और अंजू दीदी कहती है, जीवन समय एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयां हैं, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती हैं। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी की तरह चले, हम सब उसके पुर्जे हैं, बन जाए और नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाए। श्रीपत कहता है, जब इंसान मशीन बन जाएगा तो वह दुनिया के लिए सबसे बड़े खतरे का दिन होगा। इंसान का मशीन बनना सनक का ही दूसरा रूप है। वाह। अब दूसरा देखते हैं मन्नू भंडारी का नाटक महाभोज। इसका प्रकाशन 1982 है। यह नाटक, चलो देख लेते हैं। इसका प्रकाशन 1982 है। नाटक 10 दृश्यों में विभक्त है। आज़ादी के बाद भारतीय राजनीतिक तथा अपराध के गठजोड़ का जो चेहरा आम जन के सामने आया, उसका स्पष्ट या यथार्थ चित्रण इस नाटक में किया गया। बहुत बड़ा नाटक है, देख लेते हैं इसको। दा साहब पात्र देख लेते हैं। दा साहब जो है मुख्यमंत्री हैं। सुकुल बाबू हैं भूतपूर्व मुख्यमंत्री, विरोधी पार्टी के नेता हैं। अप्पा साहब सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष। लखन पांडे जी दा साहब के निजी सचिव हैं, ठीक है। दा साहब के मुख्यमंत्री जो हैं। जमुना बहन दा साहब की पत्नी हैं। अच्छा। सिन्हा DIG हैं। दत्ता बाबू मसाल पत्रिका के संपादक हैं। भवानी मसाल का सहायक संपादक। नरोत्तम प्रेस रिपोर्टर हैं।